उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ज़्यादातर खबरों में ही रह रहे हैं आजकल। हमने और आपने उनकी पिछली कुछ खबरें देखी, उनके पिछले कुछ बयान सुने जिस पर उन्होंने रिप जीन्स और भी कई तरीके के बयान दिए जो बहुत ही आपत्तिजनक थे और उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। तीरथ सिंह रावत जी के कैबिनेट में कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। उन्हीं नए मेंबर्स में से एक का नाम है श्री गणेश जोशी जी। गणेश जोशी जी जो उत्तराखंड के सीएम कैबिनेट में नई एंट्री हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में एक नया बयान दिया है। बयान ये दिया है कि औरतें हर काम के बारे में बात करती हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट और अपने से जुड़ी हर तरीके की डेवलपमेंट और विकास की बातें करती रहती हैं, मांगे करती रहती हैं, पर जिस बारे में उन्हें सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए वो शायद उसको बिल्कुल भूल जाती हैं और नजरअंदाज कर देती हैं। उस बारे में वो बिल्कुल बात ही नहीं करती जिस बारे में उन्हें सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए और सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो बात है उनके परिवार और उनके बच्चों की। औरतों का एक ही काम है, उनके परिवार और उनके बच्चों का ध्यान रखना, जिसको कि वो भूलकर बाकी सारी सामाजिक और सारे डेवलपमेंट पर डिस्कशन करती रहती हैं और आगे बढ़कर आती हैं। कुछ ऐसी ही बात 2013 में आरएसएस के चीफ श्री मोहन भागवत जी ने कही थी। उनके कहे अनुसार औरत और आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आदमी का काम सिर्फ औरत की जरूरतें पूरे करना है, लेकिन औरत की जिम्मेदारी और उसका काम पूरा परिवार और खाली घर का ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार औरत जब तक घर का ध्यान देती है, घर में रहकर सब चीजों का ध्यान रखती है, तब तक आदमी भी उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है। जैसे ही औरत इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर या फिर कोई ऐसा काम करती है जो कि सिर्फ उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या वो खुद तक ही सीमित है, उसी वक्त आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है और आदमी औरत को डिसओन भी कर सकता है। हमारे ऐसे समाज में जहां औरतें कहां नहीं पहुंच गई हैं, उस समाज में भी कुछ ऐसे बयान हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन यानी कि LFPR भारत का सबसे वर्स्ट दर्ज किया गया है। अब हम जानते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन विमेन होता क्या है। LFPR होता है परसेंटेज ऑफ टोटल विमेन जो कि वर्किंग क्राइटेरिया यानी कि वर्किंग एज के अंदर आती हैं। इसमें दोनों किस्म की औरतें आ सकती हैं। पहली जो कि काम कर रही हैं यानी कि कामकाजी हैं, एम्प्लॉयड हैं। दूसरी जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और अभी भी इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि 21% औरतें ही सिर्फ वो हैं जो काम करती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि 79% औरतें नौकरी और बाहर निकलकर काम करती ही नहीं हैं, वो नौकरियां ढूंढती ही नहीं हैं। हम अगर इस नौकरी और औरत और आदमी के पार्टिसिपेशन की बात करें तो हम पहुंचते हैं कि भारत की इकोनॉमी में जितना योगदान आदमियों का है उतना औरतों का नहीं है। इस आर्टिकल में राइटर ने बताया कि द डबल एक्स इकोनॉमी नाम की एक किताब है जिसको लिखी है लिंडा स्कॉट ने। उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी सुधारने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो शायद आदमी और औरत को मिलकर लेने चाहिए। जब आदमी और औरत मिलकर चाहे घरेलू, चाहे हाउस होल्ड काम हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड काम हो या कोई भी एम्प्लॉयमेंट वाले काम हो, वो अगर मिलकर करते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव और लेस फेलियर होते हैं। अगर आदमी औरतों के घर में हाथ बटाते हैं और औरतें आदमी के साथ बाहर के कुछ प्रोजेक्ट्स या कंपनी के कुछ ऐसे काम करती हैं जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकती हैं, तो फेल होने के कई हद तक चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे हमारी देश की जो इकोनॉमी औरतों की ओर से आ रही है वो भी बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल हम इस आर्टिकल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप भी पढ़ें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह आर्टिकल कितना पसंद आया और आपके हिसाब से औरतों का योगदान इकोनॉमी में कितना होना चाहिए और कितना नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर आती है उड़ीसा से, जहां शरद पुलिस स्टेशन की एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर को, जिनका नाम है रीना बक्सल, सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर इन्हें सस्पेंड किया क्यों गया?
इन महिला सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का रीजन है वहाँ पर लागू किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट। आप सबको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में तो पता ही होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि सस्पेंशन क्यों दिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत महिला सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी से जाते एक दंपति पति और पत्नी को रोका। पति ने हेलमेट लगा रखा था पर पत्नी ने हेलमेट नहीं लगाया था। महिला सब इंस्पेक्टर ने उन्हें टोका कि पत्नी ने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, और क्योंकि ओडिशा में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कि दिसंबर 2020 से स्ट्रिक्टली लागू किया जा चुका है, उन्होंने ये कहा कि उसके तहत उन्हें चालान भरना पड़ेगा। पति रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको ई चालान भर दूंगा और मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, पर महिला सब इंस्पेक्टर इस बात पर अड़ गई और उन्होंने ई चालान ना लेते हुए जबरदस्ती उनको पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कही। वो पति जो कि अपनी एक 8 महीने प्रेग्नेंट पत्नी को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहा था। पत्नी ने रिक्वेस्ट की कि वो भी पुलिस थाने उनके साथ ही चलेंगे, पर उन्होंने पत्नी और पति किसी की भी एक न सुनी। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर पुलिस स्टेशन तक का सफर तय किया। कड़ी धूप में चलती उस प्रेग्नेंट महिला ने पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब सारी पेमेंट सब हो गई, उसके बाद उन्होंने ऊपर उनके ऑफिसर से ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि इन्होंने हमें परेशान किया है और ये ऑनलाइन पेमेंट ले सकती थी, पर इन्होंने हमें जबरदस्ती विवश कर थाने आने को मजबूर किया। बात इतनी सी थी, उन्होंने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद तफ्तीश की गई जिसमें निकल कर आया कि कंप्लेन एकदम सही थी। महिला सब इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती दंपति को परेशान किया था और एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनको एक छोटी सी चीज पर जिसका चालान वो तुरंत ऑनलाइन ले सकती थी, उसके लिए जबरदस्ती विवश कर थाने तक आने पर परेशान किया। इसके तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल हम बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, जो पूरे भारत में लागू किया गया है, पर कुछ बातें ऐसी जो उस एक्ट के तहत खाली ओडिशा में लागू की गई हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2 पहिया वाहन या 2 व्हीलर चलाते हुए चलाने वाले आदमी को हेलमेट पहनना आवश्यक है। वो व्यक्ति जो आगे बैठा है हेलमेट पहनेगा, लेकिन बात यहाँ आती है कि जो व्यक्ति पीछे बैठा है हेलमेट पहनना उससे भी अनिवार्य है। परंतु उस महिला ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके लिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को इतना बढ़ा दिया। चालक अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होता है। अगर आप दूसरी तीसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। इस स्ट्रिक्ट कार्रवाई के तहत उन्होंने उस दंपति को परेशान किया और परेशान होने के बावजूद उन लोगों ने आगे बढ़कर हिम्मत दिखाकर कंप्लेन दर्ज कराई और उन महिला सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाया। हम उस दंपति को SRM पॉडकास्ट की तरफ से बधाई देते हैं और आगे आने वाले उन सब लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे चीजें सुधरेंगी नहीं। हमारी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आती है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के भैला मखदूमपुर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली कुछ महिलाएं, जिनकी हेड सावित्री देवी ने 350 महिलाओं के साथ धरने पे बैठने का निर्णय लिया था। धरने पे बैठने का उनका एक ही मुख्य रीजन था, वो था कि जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स औरतों में या गांव वालों में बच्चे, औरतें और परिवार वालों के लिए जो राशन देते हैं, जो राशन का बंटवारा होता है, वो बंटवारे में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। उन औरतों के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो आंगनबाड़ी वर्कर्स उनको देते नहीं हैं। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड पे जब वो साइन करें कि उनको कितना किलो राशन मिला है और किस किस को कितना कितना मिला है, इस बारे में जानने का उन्हें पूरा हक है। पर औरतों के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्कर्स उनके बिना पूछे बिना दिखाए रिकॉर्ड पर साइन करवा लेते हैं। उन्हें ये भी नहीं बताते कि किसको कितना किलो राशन दिया गया है, जबकि सब परिवारों में अलग अलग राशन की मात्रा तय की गई है। किसी परिवार में 1.5 किलो चावल तो 1 किलो चना दाल लिखी गई है, पर औरतों के मुताबिक
एक परिवार को 2 या 3 बार से ज्यादा राशन बांट दिया जाता है। कुछ औरतें जो आकर ये क्लेम करती हैं कि उनके परिवार को ये राशन नहीं मिला है और जो उनका कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स उन्हें ये कह के भेज देते हैं कि रिकॉर्ड में तो साइन हो चुका है। वो ये मांग करती हैं कि हमें रिकॉर्ड में साइन करने के पहले पूरा लिखित दिखाइए कि हमारे और हमारी महिला मित्रों को कितना कितना राशन बांटा गया है और जितना जितना उन्हें सरकार ने अलॉट किया है उतना उन्हें मिला है या नहीं। इस मामले पर उन्होंने निर्णय लिया कि वो धरने पर जाएंगी। धरने पर बैठने के लिए उन्होंने सुबह से ही सारे घर के काम निपटाकर 350 महिलाओं के साथ सावित्री देवी अपने जिले के डीएम के ऑफिस पहुंचती हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर होता है। उस 15 किलोमीटर की सफर को तय करने के लिए वो गांव के ट्रैक्टर्स अरेंज करती हैं। ट्रैक्टर्स पर बैठकर इतने भारी मात्रा में महिलाएं कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके धरना देती हैं। धरने में बैठकर वो मांग करती हैं कि उन्हें कलेक्टर साहब, जिनका नाम है डॉक्टर अमित कुमार सिंह, से मिलने दिया जाए। कुछ देर के बाद डीएम अमित कुमार सिंह उनको मिलने बुलाते हैं, उनसे उनका मुद्दा जानते हैं। वो उनके सामने ये बात रखती हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता प्रदान की जाए। पारदर्शिता प्रदान होने से वो ये जान पाएंगी कि किसको किसके हक का कितना अनाज और राशन मिल पा रहा है और किसको नहीं मिल पा रहा है। कहने की बात इतनी होती है कि डीएम सारी बातें सुनते हैं, सब जानते हैं, पर वो इस बात पर कुछ कहते हैं। वो इस बात पर बिना कुछ कहे बात को डाइवर्ट कर देते हैं। बात को डाइवर्ट करके वो दूसरे मुद्दों पर शिफ्ट करते हैं, जैसे कि क्या आपको नौकरी चाहिए, क्या आपके परिवार में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या आपको दूसरी किसी चीजों की कमी, आपको आपकी पेंशन, आपको आपके सरकारी लोन्स या नौकरियां टाइम पर मिल रही हैं या नहीं। औरतें इस बात की शिकायत करती हैं कि डीएम ने उनकी सारी बात सुनी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि औरतों ने ये भी बताया कि जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, जब उन्होंने उनसे ये बात कही, उन्होंने उनसे ये बात जताई कि वो डीएम तक इस बात की हकीकत लेकर जाएंगे और उनकी शिकायत करेंगे, तब आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उन पर प्रेशर बनाया। उनसे ये कहा कि हम आपको उतना ही राशन देते हैं जितना आपके में लिखा है। सितंबर 2020 में यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक मेमोरेंडम अग्रीमेंट साइन किया था, जो गांव की औरतें, गांव के परिवार जिनको जितना राशन और उनकी लाइवलीहुड के तहत खाना प्रोवाइड होना चाहिए उतना उन्हें मिले। ये प्रोग्राम सबसे पहले 18 यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। अभी कुछ समय पहले ये यूपी के 75 यानी कि टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि गांव के परिवार और जो कुछ संघ हैं उन सब की आजीविका सुधारना है। साथ ही साथ उनके जितने भी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी उनके हेल्थ के हिसाब से खाना, अनाज, राशन उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए, उसके तहत ये स्कीम बनाई गई थी। फिलहाल ये न्यूज़ पहले भी काफी बार आ चुकी है। दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी कुछ तकलीफें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और संघी औरतों ने झेली हैं। यहाँ तक कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ वैष्णो रानी महिला बचत गट ने एक केस किया था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ ये केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस केस में ये सुझाया था कि इस प्रोसेस को उन्हें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोसेस डिसेंट्रलाइज करके ब्लॉक या फिर पंचायत लेवल पर सप्लाई में लाना चाहिए। जब ये प्रोसेस डिसेंट्रलाइज होगा, इसकी कार्य पद्धति और आसान हो जाएगी और प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। फिलहाल उन औरतों की, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की और सावित्री देवी जी के लिए हम खासी तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने घर और अपने बच्चों के लिए आगे आकर इस गलत बात के खिलाफ एक निर्णय लिया, धरना दिया और डीएम के सामने पहुंची। हम सावित्री देवी जी और दूसरे प्रदेशों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ये सपोर्ट देते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपनी आजीविका के लिए खुद खड़ी हों।
नमस्कार, मैं हूं आरुषि पांडे। आप देख रहे थे फ्राइडे फेमिनिज्म। ये है SRM पॉडकास्ट। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये सुर्खियां, हमारी ये खबरें कैसी लगती हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।